हमारी आज की कहानी 1760 के दशक से शुरू होती है, जब हम कालीन परिवार को देखते हैं। इस परिवार में 3 लोग थे, माँ, पिता और उनका छोटा बेटा बर्न। कालीन परिवार बेहद अमीर था क्योंकि बर्न के पिता का समुद्री मछली पकड़ने का व्यवसाय था। उन्होंने अमेरिका के पास एक छोटे से तटीय शहर की स्थापना की जिसका नाम रखा गया कालिंस पोर्ट। बर्न के पिता हमेशा उसे सिखाते थे कि दौलत से बढ़कर परिवार होता है, इसलिए अपनों का ख्याल रखना सबसे जरूरी होता है। अपने परिवार के लिए उन्होंने एक भव्य हवेली बनवाई जिसे नाम दिया गया कालिनवुड। जैसे जैसे समय बीता उनका व्यवसाय भी तेजी से बढ़ता गया और बर्न युवा हो गया। युवा अवस्था में उसका संबंध हवेली में काम करने वाली एक नौकरानी एंजेलिक से हो गया। एक दिन एंजेलिक ने बर्न से अपने प्यार का इजहार किया और शादी की इच्छा जताई, लेकिन बर्न ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस इनकार से आहत होकर एंजेलिक ने काला जादू का सहारा लिया। वह चाहते थे कि बर्न को अकेला कर दे और इसी के तहत उसने हवेली में काला जादू करके बर्न के माता पिता को मरवा दिया। बर्न को जल्द ही समझ में आ गया कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि किसी ने जादू टोना किया है। सच्चाई जानने के लिए उसने खुद काले जादू की किताबों का अध्ययन शुरू कर दिया। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वह अपने सच्चे प्यार जोसेट से मिला। बर्न और जोसेट का प्यार देखकर एंजेलिक के अंदर जलन और गुस्से की आग भड़क उठी। वह यह सहन नहीं कर सकी कि बर्न किसी और का हो जाए। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने एक बार फिर काले जादू का सहारा लिया और जोसेट को अपने वश में कर लिया। जादू के प्रभाव में आकर जोसेट एक ऊंची चट्टान पर जा पहुंची। बर्न उसे बचाने के लिए दौड़ता हुआ वहां पहुंचा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही जोसेट कूद गई और अपनी जान दे दी। अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने इस तरह मरते देख बर्न भी खुद को रोक नहीं पाया और उसने भी उसी चट्टान से छलांग लगा दी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बर्न की मौत नहीं हुई क्योंकि एंजेलिक ने उसे शराब देकर एक वैम्पायर यानी अमर पिशाच बना दिया था। अब वह हमेशा के लिए जीवित था, लेकिन अपने प्यार को खोने के दर्द के साथ। यह देखकर एंजेलिक को एहसास हुआ कि बर्न अब कभी भी उसका नहीं हो सकता। गुस्से में उसने पूरे गांव को भड़काया और लोगों को यकीन दिलाया कि बर्न अब एक भयानक राक्षस बन चुका है। गांव वाले डर और गुस्से में भरकर बर्न के घर पहुंचे, उसे पकड़ लिया और एक मजबूत ताबूत में कैद कर दिया। फिर उन्होंने उसे गहराई में जमीन के नीचे दफना दिया, जहां वह न चाहते हुए भी सदियों तक दफन रहा। और इसी तरह 200 साल बीत जाते हैं। इसके बाद हम 1972 में देखते हैं कि विक्टोरिया नाम की एक लड़की ट्रेन से कालिन पोर्ट की ओर सफर कर रही होती है। वहां पहुंचने के बाद वह एक कार से लिफ्ट लेकर कालिनवुड हवेली पहुंचती है। हवेली का दरवाजा बिली नाम का एक नौकर खोलता है। अंदर जाते ही विक्टोरिया की नजर दीवार पर लगी बर्न की एक तस्वीर पर पड़ती है। जिज्ञासा से वह बिली से पूछती है कि यह कौन है। तभी एलिजाबेथ वहां आकर बताती है कि यह बर्न की तस्वीर है, जो कालीन परिवार के एक सम्मानित और नेक सदस्य थे। एलिजाबेथ खुद भी कालीन परिवार के सदस्य होती है। वह विक्टोरिया को बताती है कि उसने एक खबर अखबार में छपवाई थी कि उसे एक केयर टेकर की जरूरत है जो डेविड का ध्यान रख सके। वह आगे कहती है कि इतनी बड़ी हवेली में अब बस कुछ ही लोग रहते हैं, वह खुद, उसकी बेटी कैरोलिन, रॉजर और उसका भतीजा डेविड। विक्टोरिया जब डेविड की मां के बारे में पूछता है तो एलिजाबेथ बताती है कि उसकी मां की मौत समुद्र में डूबने से हुई थी। हालांकि डेविड इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं है। उसे लगता है कि वह अब भी अपनी मां को देख सकता है और उनसे बातें करता है। इसके बाद एलिजाबेथ विक्टोरिया की मुलाकात अपनी बेटी कैरोलिन से करवाती है, जो स्वभाव से थोड़ी जिद्दी और शरारती होती है। रात के खाने के दौरान एलिजाबेथ विक्टोरिया को डेविड के पिता रॉजर से मिलवाती है। इसी दौरान डिनर टेबल पर डॉक्टर जूलिया भी आती है, जो एक साइकेट्रिस्ट होती है। बात यह है कि डेविड अब भी अपनी मां को देख सकता है, जिससे एलिजाबेथ को लगा कि उसे एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। इसी वजह से उसने डॉक्टर जूलिया को बुलाया, जो पिछले 3 सालों से हवेली में रहकर डेविड की थेरेपी कर रही है। इसी बीच विक्टोरिया को कुछ दूरी पर एक सफेद चादर में लिपटी आकृति नजर आती है। दरअसल यह डेविड था, जो उसे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विक्टोरिया पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बाद में जब विक्टोरिया अपने कमरे में कपड़े ठीक कर रही होती है तो दरवाजे के सामने फिर से कोई चादर ओढ़े खड़ा नजर आता है। उसे लगा कि डेविड दोबारा उसे डराने आया है, इसलिए वह चादर हटाने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वह चादर हटाती है, उसके सामने जोसेट की आत्मा प्रकट होती है। जोसेट विक्टोरिया को बस इतना कहती है, वह आ रहा है, और फिर कुछ दूर जाकर गायब हो जाती है। उधर दूसरी तरफ कुछ मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं।
अचानक उन्हें जमीन के नीचे कुछ कठोर महसूस होता है। जब वे मिट्टी हटाते हैं तो वहां एक ताबूत नजर आती है। दरअसल इसी ताबूत में बर्न को कैद किया गया था। जैसे ही उनका सुपरवाइजर ताबूत पर लगी चेन काटता है, बर्न अपनी कैद से आजाद हो जाता है और वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला कर देता है, एक एक करके उन्हें खत्म कर देता है। इसके बाद बर्न सीधे अपने पुराने घर कालीन वुड हवेली की ओर बढ़ता है। हवेली के बगीचे में उसकी मुलाकात बिली से होती है। वह उसे हिप्नोटाइज कर अपने वश में कर लेता है और पूछता है, क्या इस घर में अब भी कालीन परिवार के लोग रहते हैं? इस पर बिली जवाब देता है, हाँ। बर्न हवेली के अंदर जाते ही वहां की शाही वस्तुओं को ध्यान से देखने लगता है। वह बिली को इन चीजों के बारे में बताने लगता है जैसे कि वे उसकी यादों से जुड़ी हों। तभी उसकी मुलाकात कैरोलिन और डेविड से होती है। बर्न को देखकर कैरोलिन उसे पागल समझती है, जो शायद नशे में है, लेकिन डेविड दीवार पर लगी बर्न की पुरानी तस्वीर दिखाता है। इस पर बर्न मुस्कुराकर कहता है, यह मेरी ही तस्वीर है। जब मैं यहाँ खड़ा था तब एक महान कलाकार ने इसे बनाया था। तभी एलिजाबेथ वहां पहुंचती है और बच्चों को सावधान रहने के लिए कहती है। डेविड कहता है कि यह आदमी खुद को उनका रिश्तेदार बता रहा है, लेकिन एलिजाबेथ उसे एक धोखेबाज समझती है। वह उसे एक अलग कमरे में ले जाकर सख्त लहजे में कहती है, अगर यह कोई मजाक है तो इसे यहीं खत्म कर दो। लेकिन बर्न खुद को साबित करने के लिए हवेली में मौजूद एक गुप्त दरवाजा खोलता है और एलिजाबेथ को एक खुफिया तहखाने में ले जाता है। इस तहखाने के बारे में एलिजाबेथ को पहले कुछ भी नहीं पता था। वहां ढेर सारे हीरे जवाहरात और कीमती वस्तुएं रखी हुई थी। यह देखकर एलिजाबेथ चौंक जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि बर्न वास्तव में कालीन परिवार का ही हिस्सा है। इसके बाद बर्न एलिजाबेथ को अपनी असली सच्चाई बताता है। वह कहता है, मैं अब इंसान नहीं रहा, मैं एक वैम्पायर बन चुका हूँ। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। डिनर टेबल पर पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है, जहां एलिजाबेथ सभी को बताती है कि बर्न उनके दूर के रिश्तेदार हैं। इतने में डॉक्टर जूलिया वहां आ जाती है तो एलिजाबेथ उनकी भी बर्न से पहचान करवाती है। बातों के दौरान बर्न अपने फिशिंग बिजनेस के बारे में पूछता है। इस पर एलिजाबेथ उदास स्वर में बताती है कि उनका बिजनेस लगभग बर्बाद हो चुका है, क्योंकि एंजेलिक नाम की एक औरत ने मछुआरों से डील करके उनके बिजनेस पर कब्जा कर लिया है। यह सुनकर बर्न आत्मविश्वास से कहता है, अब मैं आ गया हूं तो इसे फिर से टॉप पर ले जाऊंगा। इसी बीच विक्टोरिया भी वहां आ जाती है। उसे देखते ही बर्न चौंक जाता है और जोसेट कहकर पुकारता है, क्योंकि विक्टोरिया की शक्ल हुबहू जोसेट से मिलती थी। अचानक उसे देखकर बर्न को ऐसा महसूस होता है जैसे जोसेट फिर से लौट आई हो। विक्टोरिया हैरान हो जाती है, लेकिन फिर दोनों आपस में बातचीत करते हैं और विक्टोरिया अपना परिचय देती है। अब कहानी एंजेलिक की तरफ मुड़ती है। दरअसल यह वही एंजेलिक थी जिसने बर्न की जिंदगी तबाह कर दी थी और काले जादू के जरिए खुद को एक शक्तिशाली चुड़ैल बना लिया था। वह 200 सालों से अपनी असली पहचान छुपाकर जिंदा थी। एंजेलिक जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसे जानकारी मिलती है कि पिछली रात खुदाई के दौरान उनके वर्कर्स को लगभग 200 साल पुराना एक ताबूत मिला था, लेकिन इसके तुरंत बाद किसी ने उन सभी मजदूरों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। यह सुनते ही एंजेलिक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे आभास हो जाता है कि बर्न वापस आ चुका है। वह तुरंत खुदाई वाली जगह पर पहुंचती है और वहां का हाल देखकर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि बर्न अब आजाद हो चुका है। एंजेलिक सीधा कालीनूर हवेली पहुंचती है और वहां एलिजाबेथ से मुलाकात करती है। तभी बर्न भी आ जाता है। जैसे ही वह एंजेलिक से हाथ मिलाता है, उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि वह वही एंजेलिक है जिसने उसकी जिंदगी तबाह की थी। बर्न उसे एक अलग कमरे में ले जाता है और फिशिंग बिजनेस के बारे में चर्चा करता है। एंजेलिक मुस्कुराकर कहती है, अब यह बिजनेस मेरा है और मुझे यकीन है कि तुम जान चुके होंगे कि मैं कौन हूँ। इस पर बर्न कड़वे स्वर में जवाब देता है, हाँ मैं जानता हूँ, तुम वही चुड़ैल हो जिसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें काले जादू के जुर्म में गिरफ्तार करवाऊंगा। एंजेलिक ठहाका लगाकर कहती है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। मैं 200 सालों से इस समाज में अलग अलग पहचान के साथ इज्जत से जी रही हूँ और अब कालीन पोर्ट पर मेरा राज है। एंजेलिक के चले जाने के बाद बर्न तुरंत एलिजाबेथ से मिलता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है। यह वही चुड़ैल है जिसने मेरे माता पिता को मार डाला है और मेरा प्यार छीन लिया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सका। एलिजाबेथ उसे समझाते हुए कहती है, तुम्हें अब अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपने परिवार को दोबारा ऊंचे मुकाम तक ले जाना चाहिए।
बर्न यह बात मान लेता है और सबसे पहले हवेली की मरम्मत करवाता है। वह हवेली की पुरानी दीवारों को खूबसूरत पेंटिंग से सजा देता है, जिससे हवेली फिर से शानदार दिखने लगती है। इसके बाद अपने फिशिंग बिजनेस को फिर से खड़ा करने के लिए बर्न बिली को साथ लेकर कुछ बड़े मछुआरों से मिलता है। अपने हिप्नोटिक शक्तियों का इस्तेमाल करके वह उन्हें एंजेलिक के साथ काम छोड़ने और कालीन परिवार के लिए काम करने के लिए मना लेता है। इस तरह बर्न का फिशिंग बिजनेस फिर से चलने लगता है और कालीन परिवार खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने की ओर बढ़ने लगता है। एक दिन डॉक्टर जूलिया बर्न को कैरोलिन के घर के पास देखती है, जहां वह एक लैंप को गौर से देख रहा होता है, जैसे वह यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि वह क्या चीज है। यह देखकर जूलिया को संदेह हो जाता है और वह बर्न के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए उससे बातचीत शुरू करती है। वह बर्न से कहती है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और दिमाग का इलाज करती हूँ। बातों बातों में जूलिया बर्न को हिप्नोटाइज कर देती है और उससे सब कुछ जान लेती है। उसे यह भी पता चलता है कि बर्न वास्तव में एक वंपायर है। यह जानकारी लेकर जूलिया एलिजाबेथ से मिलने जाती है और कहती है, मैंने बर्न के बारे में सब कुछ जान लिया है, वह सच में एक वैम्पायर है। यह जानने के बाद भी तुमने इसे यहाँ क्यों रहने दिया? इस पर एलिजाबेथ शांत स्वर में जवाब देती है, मैं चाहती हूँ कि तुम यह सब राज रखो। बर्न हमारे घर में है, लेकिन उसे यहाँ रहने की किसी को खतरा नहीं है। दूसरी तरफ बर्न कैरोलिन से कह रहा होता है, मुझे सिखाओ कि आज के ज़माने में प्यार कैसे होता है। तो कैरोलिन उसे सलाह देती है, पहले तुम्हें अपने लुक और अजीब बिहेवियर को बदलना होगा ताकि लोग तुमसे बातें करने में आरामदायक महसूस करें। इसके बाद प्यार कैसे होता है तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। अगले दिन डॉक्टर जूलिया बर्न का खून निकाल रही होती है, क्योंकि उसने बर्न को यकीन दिलाया था कि वह उसका सारा खून निकाल कर उसके अंदर इंसानी खून डाल देगी, जिससे वह वापस से इंसान बन जाएगा। इस बीच हम समुद्र किनारे बर्न और विक्टोरिया को एक साथ देखते हैं और दोनों के बीच ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर हम एंजेलिक को देखते हैं, जो अपने बिजनेस के सभी बोर्ड मेंबर्स के साथ एक मीटिंग कर रही होती है। मीटिंग में सभी उसे बताते हैं कि उनका बिजनेस धीरे धीरे गिरता जा रहा है, क्योंकि बर्न ने नई शुरुआत की है और अब ज्यादातर लोग उसके लिए काम कर रहे होते हैं। यह सुनकर एंजेलिक गुस्से में आ जाती है और अपने लोगों से कहती है, उसके साथ मेरी मीटिंग अरेंज करो। शाम को बर्न एंजेलिक से मिलने जाता है, जहां एंजेलिक उसे एक चेक देती है और कहती है, तुम यह पैसे लेकर फिशिंग बिजनेस छोड़ दो। लेकिन बर्न ऐसा नहीं करता। फिर एंजेलिक उसके पास जाकर उसे रिझाती है और साथ में मिलकर बिजनेस चलाने का ऑफर देती है। फिर भी बर्न तैयार नहीं होता, क्योंकि वह एंजेलिक ने उसके साथ जो किया वह यह चीज कभी नहीं भूल सकता था, इसलिए वह वहां से चला जाता है। वही विक्टोरिया को रात के समय एक सपना आता है, जिसमें वह अपने बचपन को देखती है। दरअसल उसे बचपन से ही जोसेट की आत्मा दिखाई देती थी और वह उसे बातें करती थी, लेकिन उसके माँ बाप ने उसे समझ नहीं पाया और पागल समझकर उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। इसी बीच उसकी नींद खुल जाती है और वह देखती है कि उसके सामने जोसेट की आत्मा खड़ी है। उसे देखकर उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन आत्मा हवेली में लगे झूमर के ऊपर से कूद जाती है, जैसे उसने अपनी आत्महत्या की थी। अगले दिन बर्न सभी की सहमति से घर में पार्टी आयोजित करता है, जिसमें शहर के बहुत सारे लोग इनवाइट होते हैं। एंजेलिक भी बिना इनविटेशन के पार्टी में आ जाती है, लेकिन जब पार्टी चल रही होती है तो बर्न देखता है कि डेविड एक कमरे के बाहर खड़ा होकर पहरा दे रहा है। जब वह उसके पास जाता है तो डेविड कहता है कि उसके पिता ने किसी को अंदर जाने से मना किया है। बर्न को समझ में आ जाता है कि अंदर तो कुछ गड़बड़ चल रहा है। हम रूम के अंदर देखते हैं, जहां डेविड के पिता रॉजर एक लड़की के साथ हैं और यह लड़की उसके अफेयर में है। यह सब बर्न खिड़की से लटक कर देख लेता है। वह दूसरी तरफ विक्टोरिया बाहर होती है और बर्न जाकर उसे अंदर आने के लिए कहता है। इस पर विक्टोरिया बर्न को अपने बचपन के बारे में बताती है। वह कहती है, मुझे बचपन से एक लड़की की आत्मा दिखाई देती थी, लेकिन मेरे बाप मुझे समझ नहीं पाए। इस वजह से मेरा बचपन बहुत दर्द से गुजरा। एक दिन उस आत्मा ने मुझे यहाँ कालीनूर आने का रास्ता दिखाया और जब यह तुमसे मिली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं तुम्हें सदियों से जानती हूँ। शायद यह मेरी किस्मत थी कि मैं तुमसे मिली और तुम मुझे अपना लगने लगे। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इस पल को एंजेलिक देख लेती है, जो बिना इनविटेशन के पार्टी में आ गई थी। इसके बाद बर्न डॉक्टर जूलिया के पास जाता है, जहां वह अपने शरीर में बर्न का खून चढ़ा रही थी। यह देखकर बर्न समझ जाता है कि डॉक्टर जूलिया उसे इंसान नहीं बनाने वाली है, बल्कि उसका खून निकालकर खुद को अमर बनाना चाहती है।
इस बात से गुस्से में आकर बर्न डॉक्टर जूलिया को जान से मार देता है। फिर वह बिली को साथ लेकर जूलिया की लाश को समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद हम राजर को देखते हैं जो हवेली के खुफिया दरवाजे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसमें खजाना छिपा हुआ था। इसी दौरान बर्न वहां पहुंच जाता है। उसे पहले ही पता चल चुका था कि रॉजर ने सिर्फ पैसों के लिए डेविड की मां से शादी की थी। इस पर बर्न गुस्से में आ जाता है और रॉजर को दो विकल्प देता है। पहला, वह कालीन उड़ में रहकर डेविड के लिए एक अच्छे पिता की तरह उसका ख्याल रखे, या दूसरा, वह खजाने से बहुत सारे पैसे लेकर एक स्वार्थी जीवन जीने के लिए हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए। रॉजर पैसे चुनता है और अपने बेटे डेविड को छोड़कर चला जाता है। यह देखकर डेविड बहुत दुखी हो जाता है और भागते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी सीढ़ी में उसका पैर लग जाता है और एक बड़ी चीज उस पर गिरने लगती है। इसे देखते हुए बर्न एक पल में जाकर उसे बचा लेता है। यह देखकर सब लोग डर जाते हैं क्योंकि ऐसा कुछ कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। उसी वक्त धूप पड़ने की वजह से बर्न की शरीर पर आग लग जाती है, लेकिन बिली तुरंत पानी डालकर उसे बुझा देता है। अब बाकी सबको यह समझ में आ जाता है कि बर्न एक वैम्पायर है। यह देखकर सभी वहां से चले जाते हैं और विक्टोरिया भी समझ जाती है कि बर्न इंसान नहीं है, इसलिए वह भी उससे दूर हो जाती है। फिर बर्न एंजेलिक के पास जाता है और उससे शराब से मुक्ति की मांग करता है, लेकिन एंजेलिक उसे मना कर देती है और दो विकल्प देती है। पहला, वह उसके साथ बिजनेस करके एक प्रेमी की तरह रहे, या दूसरा, वह फिर से ताबूत में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा। यह सुनकर बर्न मना कर देता है, लेकिन एंजेलिक उसे बातों बातों में उकसा कर डॉक्टर जूलिया के बारे में पूछती है। एंजेलिक पहले ही जान चुकी थी कि बर्न ने डॉक्टर जूलिया को मारा है। गुस्से में आकर बर्न स्वीकार करता है कि उसने ही डॉक्टर जूलिया को मारा था। इस पर एंजेलिक जादू के जरिए बर्न को फिर से ताबूत में कैद कर देती है और उसके पूरे शरीर को जंजीरों से बांध देती है। फिर वह अपने आदमियों के साथ बर्न को घने जंगल में स्थित एक टूटे फूटे घर में ले जाकर रख देती है और चली जाती है। उनके जाते ही डेविड वहां आ जाता है, जिसे उसकी मां की आत्मा ने भेजा था। डेविड आकर बर्न को आजाद कर देता है। वहीं दूसरी ओर फिशिंग फैक्ट्री में आग लगने की वजह से पुलिस और बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। इस बीच एंजेलिक पुलिस के पास पहुंचकर माइक के जरिए बर्न की रिकॉर्डिंग सबको सुना देती है, जिसमें बर्न ने डॉक्टर जूलिया के मर्डर की बात कबूल की थी। वह पुलिस को यह भी बताती है कि बर्न एक कातिल है और उसके घर वाले सबसे बड़े गुनहगार हैं, जिन्होंने इस बात को छुपाने की कोशिश की। फिर एंजेलिक पुलिस और सभी टाउन के लोगों के साथ कालीनूट पहुंच जाती है, जहां बर्न पहले से मौजूद होता है। वह कहता है, मुझे जो भी सजा दी जाएगी मुझे मंजूर है, और यह कहते हुए वह पुलिस और सभी टाउन के लोगों के सामने एंजेलिक के गले पर काट लेता है। हालांकि एंजेलिक को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह बर्न को मारकर उसे दूर फेंक देती है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि यह दोनों वैम्पायर्स हैं। पुलिस भी अलर्ट हो जाती है और सबको यहाँ जाने से आदेश दे देती है। इसके बाद इन दोनों में एक खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। इसी बीच एलिजाबेथ एक बंदूक लेकर एंजेलिक पर फायर करने लगती है, लेकिन फिर भी एंजेलिक को कुछ नहीं होता। वह फिर से खड़ी हो जाती है और हवेली पर बनी चीजों को अपनी जादुई शक्ति से नियंत्रित करके एक सांप को एलिजाबेथ पर अटैक करवा देती है। इसके बाद वह चारों तरफ आग लगा देती है और एक पुतले के जरिए बर्न को भी जकड़ लेती है। तभी हमें पता चलता है कि एंजेलिक ने अपनी जादुई शक्ति से कैरोलिन को एक खूंखार वुल्फ की तरह बना दिया था। और वुल्फ बन चुकी कैरोलिन सामने आकर एंजेलिक पर टूट पड़ती है और उसे मारने की कई बार कोशिश करती है, लेकिन एंजेलिक उसे उल्टा भारी पड़ती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। फिर एंजेलिक बर्न के पास जाकर उसे मारने वाली होती है और कहती है, मैंने तुम्हारा सब कुछ तबाह कर दिया और डेविड की माँ डूबकर नहीं मरी थी, बल्कि मैंने ही उसे मारा था। तभी डेविड आकर कहता है, उसे छोड़ दो, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें मार डालेगी। अचानक हम देखते हैं कि डेविड की मां की आत्मा सामने आती है और अपनी शक्तियों से एंजेलिक पर हमला कर देती है, जिससे वह एक बड़े झूमर से टकराकर गिर जाती है। इसके बाद बर्न भी उस पुतले को पकड़ से छूट जाता है और सभी को बाहर जाने का निर्देश देता है। फिर वह एंजेलिक के पास जाता है और समझ जाता है कि एंजेलिक जैसे चुड़ैल का अंत झूमर के टूटने से होना था। कुछ ही क्षणों में एंजेलिक की मौत हो जाती है। वही दूसरी ओर विक्टोरिया उस चट्टान की ओर बढ़ रही होती है जहां जोसेफ ने आत्महत्या की, क्योंकि वह जान चुकी थी कि बर्न एक वैम्पायर है और एक साधारण इंसान और वैम्पायर कभी एक नहीं हो सकते। बर्न विक्टोरिया को ढूंढते हुए जल्दी से चट्टान तक पहुंच जाता है और गिरने से पहले उसे पकड़ लेता है। विक्टोरिया कहती है, हम कभी भी एक नहीं हो सकते क्योंकि मैं एक साधारण इंसान हूँ। अब एक ही रास्ता है, तुम मुझे अपनी तरह वैम्पायर बना दो।
लेकिन बर्न इस बात के लिए राजी नहीं होता। इसके बाद विक्टोरिया चट्टान से गिर जाती है। बर्न गिरने से पहले उसे काट लेता है, जिससे विक्टोरिया गिरने के बाद भी मरती नहीं बल्कि एक वैम्पायर बन जाती है। अब दोनों एक दूसरे को देख देख कर खुश होते हैं, क्योंकि अब ये दोनों एक जैसे हो गए हैं और हमेशा एक साथ रहेंगे। कहानी के अंत में हम समुद्र की गहराई में डॉक्टर जूलिया की लाश देखते हैं, जिसकी आंखें अचानक खुल जाती हैं क्योंकि बर्न ने उसे काट कर मार रहा था। अब वह भी एक वैम्पायर बन चुकी थी और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है।